एक विधवा महिला अपनी 2 साल की लड़की के साथ रह रही होती हैं, लेकिन उसका घर परिवार चलाना और सर्वाइव करना उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। वो महिला एक दिन सोचती है कि मेरे घर में रखी हुई 2 चावल की बोरियां हैं, जिसको मैं बेच दूंगी तो मेरा घर का गुजारा चलने लग जाएगा। और इसी बात को सोच के वो एक गल्ला व्यापारी को फ़ोन लगाती हैं, जिसके बाद उस गल्ला व्यापारी से ये कहती हैं कि मैं अपने चावल बेचना चाहती हूँ, चावल की प्राइस क्या है, ये कितने भाव के अंदर आप लेने वाले हो। वो गल्ला व्यापारी उस महिला से कहने लगता है कि ये चावल आखिरकार मुझे देखने होंगे और देखने के बावजूद ही उसकी प्राइस मैं बता सकता हूँ। वो महिला कहती है कि मेरी चावल की 2 बोरियां मेरे घर के अंदर रखी हुई हैं, अगर आपको टाइम मिलेगा तो मेरे घर पर आकर चावल देख लेना, जिसके बाद इसकी क्या प्राइस लगाऊंगा और मुझे कितना पैसा दोगे उसके बारे में आप मुझे बता देना। वो गल्ला व्यापारी अपनी दुकान से रवाना होता है, जिसके बाद उस महिला के घर पर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद वो महिला चावल निकाल कर उसे हाथ में रख देती है, जिसके बाद कहती है कि ये मेरे चावल हैं। वो गल्ला व्यापारी कहता है कि आखिर तुम्हारे चावल कहाँ रखे हैं, जिसके बाद वो महिला उस व्यक्ति को लेकर अपने कमरे के अंदर चली जाती हैं, जिसके बाद वो चावल उसे दिखाती हैं और दिखाने के बाद वो गल्ला व्यापारी उसे कहता है कि तुम्हारे चावल की तुम प्राइस बताओ। मैं इस चावल की प्राइस नहीं बता सकता हूं, क्योंकि ये चावल जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और इस चावल की प्राइस तुम अपने खुद से ही बता दो। जिसके बाद वो महिला कहती है कि आखिरकार तुम मेरे चावल की प्राइस बता रहे हैं या फिर मेरी प्राइस बता रहे हैं। इन दोनों के बीच में इसी तरीके की बातचीत होने लग जाती है, जिसके बाद वो गल्ला व्यापारी उस महिला का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद एक ऐसी कहानी की शुरुआत होती है। जब आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी लगती है तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर उस घर के अंदर क्या हुआ था, पूरी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है सीहोर और यहीं पर एक थाना लगता है रहेटी। यहीं के आसपास एक छोटा सा गांव होता है, उस गांव का नाम बावरी गांव होता है। इसी गांव के रहने वाले मेहताब सिंह यदुवंशी की साल 2015 के अंदर सुषमा यदुवंशी के साथ शादी हो जाती है और शादी के 1 साल ही बाद तुरंत उसको एक लड़की पैदा हो जाती है। जैसे ही वो लड़की बड़ी हो रही थी, इसी बीच मेहताब सिंह अपनी जो है 5 बीघा की ज़मीन होती है, उसी ज़मीन के अंदर अपनी खेती किसानी का काम करते थे और उसी से अपना घर का गुजारा चला रहे होते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता है, समय बीतने के साथ 2019 के अंदर एक रोड एक्सीडेंट के अंदर मेहताब सिंह यदुवंशी की जो है उसी में मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद उनकी पत्नी सुषमा यदुवंशी काफ़ी ज़्यादा रोती हैं। रोने के बावजूद भी जो है वो अपने आप को संभालती हैं, क्योंकि उसकी एक बच्ची होती है। उस बच्ची को पालना और बड़ा करने के लिए वो अपनी जिम्मेदारी उठा लेती हैं। जिसके बाद सब कुछ क्रियाक्रम करने के बावजूद भी वो अपनी लड़की को जो है इस तरीके से रखते हैं कि उसके पिता की कभी जो है कमी पैदा नहीं हो। अब सुषमा यदुवंशी जो है अपना घर परिवार का खुद गुजारा कर रही होती हैं। 5 बीघे की खेती में वो खुद मेहनत कर रही होती हैं, इसी तरीके से अपना घर का गुजारा चला रही होती हैं, अपनी बेटी का भी पालन पोषण कर रही होती हैं। लेकिन परिवार का हर एक सदस्य जब सुषमा के पास आता है, जब उससे मुलाकात करता है, तो वो यही कहता है कि अभी फिलहाल तुम्हारी जो शादी है 30 साल के आसपास की है, अभी तुम्हें जो है किसी और लड़के के साथ, किसी और व्यक्ति के साथ शादी कर लेनी चाहिए। आगे की ज़िंदगी तुम किस तरीके से बिताओगी। तो हमेशा ही जो है सुषमा यदुवंशी कहती हैं कि मेरे पति के गुजर जाने के बावजूद भी मैं इसी घर पर रहूंगी और मेरी 5 बीघा की जो ज़मीन है उसी से मैं अपना गुजारा चलाऊंगी, मेरी लड़की को बड़ी कर लूँगी और जिसके बाद उसकी शादी करवा लूँगी और उसके बाद में जो मुझे कहाँ रहना है, किस तरीके से करना है, ये सारी बात उसके बाद में सोचूंगी। अभी फ़िलहाल जो मेरी लड़की है, मैं उसी का मुँह देखकर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। मैं किसी व्यक्ति के साथ शादी नहीं करना चाहती हूँ। जब हर कोई रिश्तेदार को जब वो बार बार बातचीत कर रही होते हैं, तो रिश्तेदार भी जो है अब धीरे धीरे उससे दूरियां बनाने लगते हैं कि आखिरकार सुषमा यदुवंशी किसी से भी शादी करना नहीं चाहती हैं, नहीं से किसी से वो रिलेशन रखना चाहती हैं, लेकिन वो अपने घर के अंदर अपनी बेटी के साथ जो है अकेली रहना चाहती हैं। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है, लेकिन अक्सर जो है सुषमा यदुवंशी का जब भी घर का गुजारा करना हो, सर्वाइव करना हो, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें पैदा होने लग जाती हैं और इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। साल 2021 की बात होती है। एक दिन सुषमा यदुवंशी के पास कुछ भी रुपये पैसा नहीं होता है, उस घर के अंदर कुछ राशन पानी लाना होता है। तो यहाँ पर सुषमा यदुवंशी के जब पैसा नहीं होते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा चिंता के अंदर आ जाती हैं। जिसके बाद वो अपने घर के अंदर रखे हुए 2 बोरी चावल होते हैं, उसको बेचने की कोशिश करती हैं कि उसे बेचकर मैं अपने घर का राशन ले आऊँगी और फिर से उससे जो है 2 से 3 महीने का जो है हमारा घर का गुजारा चल जाएगा और उसके बाद जो है हमारी खेती से फिर से जो पैसे आएंगे उसको लेकर जो है हम अपना घर का गुजारा फिर से जो है ठीक ठाक होने लग जाएगा। आखिरकार 2021 के अंदर सुषमा यदुवंशी एक दिन जो है वो अपने चावल बेचने के लिए गल्ला व्यापारी
जिसका नाम राहुल यदुवंशी होता है, उसे फ़ोन करती हैं। फ़ोन करके कहती हैं कि मैं अपने चावल बेचना चाहती हूँ। 2 गोनी मेरे पास चावल हैं जिसकी वज़न कम से कम 2 कुंटल के आसपास होंगी, उसे मैं बेचना चाहती हूँ। आखिरकार तुम क्या भाव लगाओगे? अब यहाँ पर राहुल यदुवंशी कहते हैं कि जब तक मैं चावल नहीं देखूँगा तो मैं भाव कैसे बता पाऊँगा। मैं पहले चावल देखूँगा, उसके बाद ही आपको जो है भाव बता पाऊँगा। आखिरकार राहुल यदुवंशी सुषमा के घर पर आता है, जिसके बाद सुषमा अपने हाथ में चावल लेकर आती हैं और फिर राहुल यदुवंशी को दिखाती हैं कि ये मेरे चावल हैं, इसका तुम क्या भाव लगाओगे। अब यहाँ पर जो है राहुल यदुवंशी कहता है कि आखिरकार तुम्हारे चावल कहाँ पर रखे हैं, ये चावल मुझे पूरे देखने होंगे। जिसके बाद सुषमा अब राहुल को अपने घर के अंदर लेकर जाती हैं, जिसके बाद वो सारे चावल उसे दिखाती हैं और देखने के बाद राहुल यहाँ पर सुषमा से कहने लगता है कि तुम ही अपना भाव बता दो, क्या भाव रहेगा। अब सुषमा यहाँ पर मुस्कुराती है। मुस्कुराने के बाद वो कहती हैं कि तुम अपना चावल का प्राइस बताने वाले थे, इसका भाव बताने वाले थे, और फिर ऊपर से तुम मेरी तरफ देखकर बोलते हैं कि तुम ही अपना भाव बता दो, तुम चावल के भाव पूछ रहे हैं या फिर मेरा भाव पूछ रहे हैं। इस तरीके से सुषमा यहाँ पर मुस्कुरा कर कह रही होती हैं। तो राहुल सुषमा से कहता है कि देखो मैं तुम्हें जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, काफ़ी वक्त से मैं तुम्हारा माल ख़रीदता रहता हूँ, तुमसे बातचीत होती रहती है, और आज जब तुम जो है अपना ही भाव बता दो और तुम अपना भाव बताओगे तो मैं उसी तरीके से तुम्हें पैसा दे दूँगा। अब सुषमा यदुवंशी यहाँ पर मुस्कुराती हैं। मुस्कुराने के बाद उससे कहती हैं कि मैं अपना भाव कैसे बता सकती हूँ, तुम ही अपना भाव बता दो और तुम्हें जो देना है वो दे देना। आखिरकार राहुल जो है उसकी भावना को समझ लेता है, जिसके बाद यहाँ पर सुषमा का हाथ पकड़ लेता है और हाथ पकड़ने के बाद सुषमा उससे कहती हैं मुस्कुराते हुए कि तुम मुझे छोड़ दो, अगर तुम्हें मेरे साथ कुछ करना है तो फिर तुम रात के समय में आना, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है और उस बेटी को जब पता चलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। अब राहुल जो है काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है, जिसके बाद वो दरवाज़ा बंद कर लेता है। बंद करवाने के बाद सुषमा के साथ पहली बार रिश्ता बना रहा होता है, तो सुषमा कहती है कि मेरी एक बेटी भी है, अगर वो आ जाएगी, वो चिल्लाएगी, अगर उससे पता चलेगा तो फिर अच्छा नहीं होगा। आखिरकार किसी तरीके से उसका पीछा छुड़ाने के लिए सुषमा उससे बार बार कह रही होती हैं, तब तक उसकी बेटी आ जाती है, जिसके बाद वो दरवाज़ा खटखटा रही होती हैं। वो कहती हैं कि माँ तुम अंदर क्या कर रही हो, मुझे भी अंदर आना है। जब सुषमा इस बात की अपनी बेटी की कानों के अंदर बात आती है तो वो तुरंत राहुल को कहते हैं कि तुम्हें जो भी करना है रात के समय के अंदर आ जाना, अभी फ़िलहाल तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही राहुल इस बात को सुनता है तो राहुल पहले उसके हाथों में कुछ पैसे दे देते हैं, जिसके बाद वो कहता है कि ये चावल भी तुम रखो, ये पैसे भी तुम रख लो, अगर तुम्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे बता देना, मेरे नंबर तो आपके पास है ही है। जब तुम्हारी बेटी रात के समय में सो जाएगी तो मुझे कॉल करना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा और फिर तुम्हारे साथ मैं रिश्ता बनाऊँगा। मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ आगे की ज़िंदगी इसी तरीके से बिताना चाहती हूँ। आखिरकार जब रात डलती है, रात डलने के समय जब उसकी बेटी जब खाना खाकर सो जाती हैं राधिका, और राधिका जब जैसे ही नींद की उस अंदर चली जाती हैं, जैसे ही तुरंत जो है सुषमा यदुवंशी राहुल यदुवंशी को फ़ोन करती हैं, जिसके बाद राहुल यदुवंशी रात के 11 बजे के आसपास उनके घर पर आता है, जिसके बाद पूरी रात भर सुषमा यदुवंशी के साथ बिताते हैं और अगली सुबह जो है वो अपने घर पर चले जाते हैं। अब इसी तरीके से जो है धीरे धीरे इन दोनों के बीच में आए दिन रिश्ता बन रहा होता है। राहुल यदुवंशी जब भी मौका मिलता था तो वो सुषमा के घर पर आ जाता था, जिसके बाद सुषमा के साथ रात भर उनके साथ बीता था। इसी तरीके से रिश्ता बना था और रिश्ता बनाने के बाद फिर से वहाँ से वो चला जाता। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतने के साथ यहाँ पर राधिका भी काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही होती है और फिर जो है राहुल यदुवंशी जो है अक्सर सुषमा के घर पर मिला करता था। इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। वक्त बीतते बीतते 2026 लग जाता है और एक दिन 17 फरवरी 2026 की बात होती है, जब सुषमा अब ढाबे के ऊपर अपने काम पर चली जाती हैं। जिसके बाद शाम के वक्त जब अपने वो घर पर लौटती हैं तो देखती हैं उनकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही होती हैं। तो सुषमा यहाँ पर अपनी बेटी को आवाज़ लगा रही होती हैं कि राधिका तुम कहाँ पर हो, मुझे तुम दिखाई नहीं दे रही हैं, तुम कहाँ पर हो। इसी तरीके से उसे बार बार जब उसे आवाज़ लगा रही होती हैं, राधिका की कहीं पे भी आवाज़ नहीं आ रही होती है, लेकिन सुषमा जब उधर इधर उसे ढूंढने की कोशिश करती हैं और जैसे ही अपने घर के कमरे के अंदर पहुँचती हैं तो वहाँ पर जाकर देखती हैं कि उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और जो वो लेगिंग पहन रही होती हैं वो लेगिंग उसके गले के अंदर जो फंसी हुई होती हैं और वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। जैसे इस बात का पता लगता है तो यहाँ पर सुषमा काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं और रोते रोते वो पुलिस को नज़दीकी थाने के अंदर फ़ोन कर देती हैं। थाना रेहटी के थाना प्रभारी तुरंत ही वहाँ पर अपनी टीम के साथ पहुँच जाते हैं। जैसे ही अपनी टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर राजेश कहारे जो अपनी टीम को लेकर वहाँ पर आते हैं तो तुरंत देखते हैं कि वहाँ पर 9 साल के आसपास की एक लड़की होती है जिसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है और उसकी लेगिंग जो है उसके गले के अंदर पड़ी होती है। तो उसकी डेड बॉडी को अपने कब्जे में करते हैं और कब्जे में करने के बाद उस डेड बॉडी को जो है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के लिए भेज देते हैं।
लेकिन पुलिस इस केस की जांच पड़ताल कर रही होती है तो अपने कुछ मुखबिरों को जो उस गांव के अंदर लगा देते हैं, जिसके बाद उस मुखबिरों के जरिए पुलिस को इस बात की जानकारी लग जाती है कि आखिरकार जो है इस घर पर एक राहुल नाम का व्यक्ति जो है अक्सर इनके घर पर आता जाता रहता है, कभी बारात के वक्त तो कभी दिन के वक्त इसी तरीके से उनके घर पर आता जाता रहता है और इसी तरीके से हम उन्हें बार बार देख लिया करते हैं। अब जैसे ही राजेश कारे इस बात को सुनते हैं तो तुरंत यहाँ पर सुषमा को पहले गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद यहाँ पर राहुल को भी गिरफ्तार कर लेते हैं, जिसके बाद उन दोनों को जो है पूछताछ करते हैं। पूछताछ के ज़रिए दोनों जन को अलग अलग बिठा लेते हैं, जिसके बाद सुषमा यदुवंशी को कुछ बातचीत करने के बाद जब राहुल यदुवंशी के पास जाते हैं पुलिस, तो उसे कहते हैं कि आखिरकार जो है सुषमा ने अपना सब कुछ जो है सच उगल दिया है, तुम भी अपने बारे में बता लो, नहीं तो तुम्हें जो है काफ़ी ज़्यादा सज़ा होगी। जैसे ही ये बात राहुल यदुवंशी सुनता है तो आखिरकार वो टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाता है। वो कहता है कि 2021 के अंदर जब मैं उनके घर पर चावल खरीदने जाती हूँ तो पहली बार उनके बीच में मेरा उनके साथ संबंध हो जाता है और एक दिन मैं अलग तरीके का सोचने लग जाता हूँ और मैं ये सोच रहा होता हूँ कि आखिरकार बार बार जब राधिका यानी सुषमा यदुवंशी की जो लड़की होती हैं बार बार हमें जो है काफ़ी बार आपत्तिजनक स्थिति के अंदर देख लेती हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ के साथ विरोध कर रही होती हैं कि माँ तुम इस तरीके के काम मत करो, अगर तुम इस तरीके से काम करोगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने परिवार वाले लोगों को, गांव वाले लोगों को ये सारी जानकारी दे दूँगी, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर पर राहुल यदुवंशी अक्सर घर पर क्यों आता है, बार बार जब उससे सवाल कर रही होते हैं। तो सुषमा यदुवंशी एक दिन जब राहुल से बात करती हैं तो वो कहते हैं कि आखिरकार मेरी लड़की जो है हमें रोक रही है, टोक रही है, हम इसको किस तरीके से सबक सिखाए कि ये जो है आज के बाद अपना नाम नहीं लेगी। आखिरकार राहुल भी उसकी बातों के अंदर आता है, जिसके बाद उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम हमेशा की तरह ढाबे पर चले जाना। 17 फरवरी 2026 के दिन अक्सर जो है सुषमा अपने ढाबे पर चली जाती हैं, जिसके बाद 9 बजे जैसे ही वो ढाबे पर पहुंच जाते हैं तो 11:30 बजे के आसपास उसकी बेटी घर पर होती है। तो यहाँ पर राहुल यदुवंशी उसके घर पर आता है, जिसके बाद उसकी लड़की का गला दबाता है और उसकी लेगिंग पहनी होती है, उस लेगिंग के जरिए उसका गला रेत कर जो है वहीं पर जो है मौत के घाट उतार देता है और फिर वहाँ से चले जाता है। लेकिन धीरे धीरे जब शाम का वक्त होता है तो यहाँ पर सुषमा जब अपने घर पर आती हैं वो देखती हैं कि उसकी बेटी नहीं, तो वो चिल्लाने के इधर इधर चिल्ला रही होती हैं, उसे पुकार रही होती हैं, लेकिन कहीं पर भी जब उसकी आवाज़ नहीं आती है। जब वो अपने घर के अंदर जाकर देखते हैं तो वो इस तरीके की हालत में पड़ी हुई होती हैं, तो नज़दीकी थाने के अंदर फ़ोन करती हैं और फ़ोन करने के बाद जो है पुलिस वालों के सामने रोने धोने का नाटक कर रही होती हैं। लेकिन इस बात की जानकारी अक्सर सुषमा को भी नहीं होती है कि इसकी जो 5 बीघा की ज़मीन होती है, मैं ये सोच रहा होता हूँ कि जब इसकी लड़की को मैं मौत के घाट उतार दूंगा कि इसका कोई भी वारिस नहीं होगा और इसको मारने के बाद जब इसकी 5 बीघा की खेती होगी वो अपने नाम पर करवा लूँगा। अक्सर जो है मैं सुषमा के साथ इसी तरीके से संबंध में रहूँगा और फिर उसकी जैसे ही अपने नाम पर ज़मीन हो जाएंगी मैं अपने बच्चों के नाम पर करवा लूँगा। वो इस तरीके के अंदर लालच के अंदर आ जाते हैं, जिसके बाद उसकी जो 9 साल की बेटी होती है उस बेटी को जो है मौत के घाट उतार देते हैं। लेकिन आखिरकार जब ये बात जब सुषमा यदुवंशी को समझ में आती है कि इस विषय के चलते जो है उस मेरी बेटी को जो है मौत के घाट उतार दिया है, तो वो काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाती हैं, बिलक बिलक कर रो रही होती हैं और वो मन ही मन सोच रही होती हैं, इस तरीके से बार बार कह रही होती हैं कि जिस बेटी को देखकर मैं अपनी ज़िंदगी जीना चाहती थी और जिस बेटी के ज़रिए मैं आगे की ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, उसी बेटी को जो है मैं अपने प्रेमी के हाथों से जो है उसको मरवा दिया हूँ, उसके मौत के घाट उतार दिया हूँ। बार बार इसी तरीके से कहती हैं। लेकिन आप सभी का क्या सोचना है इसके बारे में, आप अपनी राय कमेंट के बॉक्स के अंदर ज़रूर से बता देना। इसी तरीके की क्राइम की कहानी हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। मिलते हैं इसी तरीके की सच्ची क्राइम के साथ, कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।